हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, पावर शेयरिंग। ठीक है, और ये पावर शेयरिंग का सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं ऑल मतलब पूरा कवर करने वाली हूँ आपका चैप्टर, क्योंकि ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इसमें पढ़ने वाला है कि बेल्जियम ने कौन कौन सी चीज़ें चेंज की थी अपने मॉडल में, जिसकी वजह से उनकी कंट्री में शांति आई थी। ठीक है, और श्रीलंका और बेल्जियम के होता है ना स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलते हैं, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, और पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। और जिसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आप प्लीज़ जाके एनसीईआरटी बुक पढ़ना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। उससे पहले हम जानते हैं कि आप हमसे क्यों पढ़े, क्योंकि हम स्टडी वीडियोस देते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और उसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करो, इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, जो एनसीईआरटी फॉलो करती है, और ये स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड दोनों फॉलो करती है। ठीक है, हम साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स 9 10 का कवर कर रहे हैं, और हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 60+ वीडियोस अपलोडेड है, जो प्रीवियस ईयर के बच्चों के लिए था। अगर आप चाहते हो आप जाके पढ़ लो। ठीक है, न्यू सेशन है, न्यू वे है, क्योंकि हमें बोर्ड 2022 बहुत ही ज़्यादा बेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़े रहते हो तो हम आपकी बेस्ट ऑनलाइन स्टडी पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपने लेक्चर पे। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि बेल्जियन पावर शेयर किया था। ठीक है, किस बेसिस पे किया था, और उनका जो आइडिया था पावर शेयर करने का काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव था बाकी कंट्री के हिसाब से। ठीक है, जो बेल्जियन के लीडर थे, वो अपने रीजनल डिफरेंस और कल्चरल डिफरेंस को, डाइवर्सिटीज़ को समझे, और उस बेसिस पे अपने संविधान को चेंज किए। ठीक है, 1970 से 1993 तक उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, ताकि उनके कंट्री में एक वो होता है ना पीसफुल और एक इक्वल लेवल पे एक सरकार चले, मैनेज हो, दो या बहुत सारी कम्युनिटीज़ और रीजनल डिफरेंस बैलेंस हो। इसके लिए उन्होंने मॉडल्स को अपने 4 बार बदला, और उनका जो रिजल्ट है, उनका जो बेस्ट मॉडल था, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो मॉडल बना है अपना बेस्ट वाला, उन्होंने उसमें 4 चीज़ चेंज की, मतलब 4 चीज़ लाए। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि एक कंट्री में बहुत सारे स्टेट होते हैं, तो हर स्टेट होता है ना, अपना अपना सरकार होता है, अपना अपना चलाता है, लेकिन पूरे कंट्री को चलाने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेम इसी तरीके से बेल्जियम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया। बेल्जियम मॉडल में बताया गया कि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसमें डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोग, जो मिनिस्टर्स होंगे, उनको इक्वल रखा होगा। दोनों लैंग्वेज के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर 50 होते हैं ये, तो ये भी 50 होंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि बेल्जियम में जो जो पूरी कंट्री थी, ठीक है, उसमें डच बोलने वाले लोग 59% थे, और फ्रेंच बोलने वाले लोग 40% थे। राइट, समझ आ गई? डच बोलने वाले लोग की संख्या ज़्यादा थी, फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कम थी। और कैपिटल में उल्टा था, कैपिटल में वहाँ पे फ्रेंच वाले लोग ज़्यादा थे और डच वाले कम थे। ठीक है, तो और पूरे कंट्री की जब बात करें, तो जो डच बोलने वाले लोग थे, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, फिर भी वो इकोनॉमिक सेक्शन में वीक थे। उनकी एजुकेशन बाद में हुई थी फ्रेंच के हिसाब से। फ्रेंच वाले लोग काफ़ी ज़्यादा रिच थे, डेवलप थे, जबकि इनकी संख्या कम थी पूरी कंट्री में, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी डेवलप थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, झगड़ा हो रही थी, थोड़ी टेंशन हो रही थी पूरी कंट्री में। तो ये चीज़ सरकार नोटिस की और चेंज की। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए सरकार ने क्या की कि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनेगा, वहाँ के दोनों लैंग्वेज बोलने वाले के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। राइट, किसी एक कम्युनिटी को ये डिसीजन लेने की मतलब होता है ना, अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी कोई डिसीजन ले लिया तो वही कंट्री पे लागू होगा। नहीं, यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है सबका। उसके बाद जो सेकंड चीज़ था जो अपनाया गया, वो स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनेगा ही, स्टेट गवर्नमेंट बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने अपने राज्य के जो सरकार होते हैं, जैसे कि अगर आप दिल्ली के हो, अगर आप पंजाब के हो, हरियाणा को, तो सबका अपना अपना चीफ मिनिस्टर, अपना अपना सरकार होता है। राइट, और बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो सब ऑर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब अगर ये अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा डिसीजन लेता है, तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से डिसीजन ले सकता है। ये नहीं कि अगर ये कोई ब्लंडर करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुछ ये अच्छा काम करता है अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के कुछ भी बेनिफिशियल के लिए काम करता है, तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड चीज़ जो लाया गया मॉडल में, वो है सेपरेट गवर्नमेंट। अभी ये क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जाने, स्टेट गवर्नमेंट जाने, सेपरेट गवर्नमेंट क्या है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, पूरे कंट्री में
पॉपुलेशन डच की ज़्यादा थी, फ्रेंच की कम थी, लेकिन उसका जो कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पे जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे, डच बोलने वाले लोग कम थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो ये लोग बोला कि आप लोग एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाओ। सारे स्टेट पे वही लागू था, सारे स्टेट पे वही लागू था जो कि यहाँ पे बताया गया कि इक्वल इक्वल नंबर होंगे, ये सब होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होगा, ये सब चीज़ सही था। लेकिन ब्रुसेल में जो था यहाँ पे चीज़ उल्टी थी, इसीलिए वहाँ पे बोला गया कि आप लोग एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाओ जहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ है वहाँ के रिप्रेजेंटेशन जो भी करेगा वो इक्वल नंबर में होगा। डच वाले भी लोग इक्वल होंगे और फ्रेंच बोलने वाले लोग भी इक्वल होंगे, ब्रूशल सॉरी, और जर्मन बोलने वाले, मतलब सारे कम्युनिटीज़ के इक्वल इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे। ये तीसरी चीज़ें लाई गई मॉडल में। चौथी चीज़ लाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी और काफ़ी ज़्यादा होता है ना, बेहद होता है ना, बखूबी से इस चीज़ को सोच के किया गया था, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? ये थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग, जितने भी लोग हैं वो अपने लैंग्वेज बोलने वाले कम्युनिटी, मतलब जो होता है ना, अगर वो जर्मन बोल रहे हैं या फ्रेंच बोल रहे हैं या डच बोल रहे हैं, तो अपनी कम्युनिटी में से किसी एक को लीडर चुन के उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ बोला गया है कि कोई मैटर नहीं करता वो कहाँ के रहते, बस होना चाहिए कि हाँ वो अभी बेल्जियम में रह रहे हैं, तो वो वहाँ के निवासी हुए और वो अपने कम्युनिटी से किसी एक को आगे कर सकते हैं। हर एक कम्युनिटी किसी अपने एक बंदे को आगे करेगा जो कि उसकी इशू को सरकार तक पहुंचाएगा या उसके लिए कुछ काम करेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले लोग डच की प्रॉब्लम नहीं जान सकते, डच बोलने वाले लोग जर्मन वाले बोलने वाले लोगों की प्रॉब्लम नहीं जान सकते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे जितने भी लीडर्स को खड़ा गया है, जिन्हें चुना गया है सारे कम्युनिटी द्वारा, उनका ये राइट मिलता है कि वो अपने लोगों के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को, मतलब होता है ना, सॉल्व करे या सरकार के पास रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ये समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या कहा गया, जैसे कि एशिया, अगर जैसे हम एशिया में रहते हैं तो एशिया में बहुत सारी कंट्रीज आते हैं, चाइना आते हैं, इंडिया आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एशियन कंट्रीज है। तो वो लोग अपना यूनियन बनाता है, वैसे ही यूरोप में, राइट, वैसे ही यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे वो साथ आए और अपना एक यूनियन बनाए। यूनियन बना तो लिए, अब इसका हेडक्वार्टर, मतलब कहाँ पे हम मिलेंगे, मेन डिसीजन हमारा कहाँ होगा, सारे कंट्रीज के जो लीडर्स है या प्राइम मिनिस्टर वगैरह वो कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए हेडक्वार्टर चुना गया ब्रुसेल्स को। ठीक है, क्योंकि ये जो बेल्जियम जो किया था वो काफ़ी डिफरेंट आइडिया था, काफ़ी मतलब होता है ना, एक अपने घर में सिविल वॉर होने से बचा लिया, वो इतना अच्छा आइडिया लाया कि जो पूरी कंट्री तारीफ करती थी। इसी बेसिस पे ब्रुसेल को हेडक्वार्टर चुना गया। ठीक है, समझ गए। चलो, अब हम जानते हैं कि इन दोनों स्टोरी से हमें मोरल लेसन क्या मिलती है। बेल्जियम में क्या हुआ था कि वहाँ के जो लीडर थे वहाँ के रीजनल डिफरेंस को जाने, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को जाने और उसके बेसिस पे पावर शेयर किए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के जितने भी कम्युनिटीज़ थे उन लोगों ने खुद से पावर शेयर किया और सिविल वॉर होने से बचा लिया, अपने कंट्री को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया, एक पीसफुल वे निकाला और उस पर फॉलो किया और अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। लेकिन श्रीलंका क्या किया, श्रीलंका में जैसे जानते सिन्हाला बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, तमिल वाले कम थे, तो सिन्हाला वाले लोग अपने कम्युनिटी को दबदबा देने का ज़्यादा प्रयास किया कि वो लोग गवर्नमेंट भी बनाए, फिर भी सिन्हाला को दबदबा देने के लिए उनको ज़्यादा प्रायोरिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज तक घोषित कर दिया गया श्रीलंका को, जिसकी वजह से बहुत कुछ हुआ। जब तमिल बोलने वाले लोग थे वो अपना प्रस्ताव डाले, उसको रिफ्यूज़ कर देना, पावर शेयर करने से मना कर देना, क्या किया कि कंट्री में सिविल वॉर ले आया। सिविल वॉर होता है एक कंट्री या एक घर के बीच में अपने ही लोग लड़ते हैं तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। तो यहाँ पे सिविल वॉर हो गया, श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, बहुत सारे लोग मरे, बहुत लॉस हुआ गवर्नमेंट का और पूरे कंट्री का। ठीक है, तो मोरल ऑफ स्टोरी ये मिलता है कि हमें अगर अपने कंट्री में एक अच्छा पीसफुल मैनेज करना है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ को, बहुत सारी कम्युनिटी को अगर साथ रहना है तो पावर बांटना पड़ेगा, सबको कुछ कुछ पावर देना पड़ेगा, किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहना चाहिए। ओके, समझ आ गई। यहाँ यहाँ का एक मेन टॉपिक है जो मैं मतलब होता है ना, लिखना भूल गई कि पावर शेयरिंग क्यों
चाहिए होता है। क्यों डिजरेबल है? दो फैक्टर है इसके, दो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। पहला जो है वो है प्रूडेंशियल, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है कि अगर हम पावर शेयर कर दे तो हम दो सोशल ग्रुप या दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा होने से बचा सकते हैं, टेंशन होने से बचा सकते हैं। और मोरल रीजन क्या कहता है? मोरल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है, ठीक है। बट एग्जाम में इतना छोटा तो लिख नहीं सकते, इसके लिए आगे है, एक एक पॉइंट को अच्छे से बताया गया। देखो, प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? ये बताता है कि अगर हम पावर शेयर करेंगे तो हम बहुत सारी चीज होते हैं ना, उसकी जो पॉसिबिलिटी अगर कंट्री में बन रही है उसको हम रोक सकते हैं। कैसी पॉसिबिलिटी को रोक सकते हैं? पहला कि हम सोशल ग्रुप्स के बीच में झगड़ा होने से रोक सकते हैं। अगर हम पावर बांट दिए, कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग हैं लेकिन उन लोग को इक्वल इक्वल पावर दे दिए, तो वो लोग झगड़ा ही क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, सिविल वॉर नहीं होगा, ठीक है। अगर हम जो पावर शेयर करते हैं तो ये हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी नेशन यूनाइटेड होती है। अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन लोगों को पावर दिए ही नहीं इक्वल इक्वल, डिफरेंट डिफरेंट पावर दिए, तो नॉर्मल से बात है वो लोग अपने कम्युनिटी को भड़काएगा, नेशन की यूनिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम पावर शेयर करते हैं तो जितने लीडरशिप भी है, जितने भी अपने अपने कम्युनिटी से लीडर्स आए उनको इक्वल इक्वल पावर मिला है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, वो तो हैप्पीली रहेंगे, ठीक है। समझ आ गया प्रूडेंशियल क्या है। अब हम जानते हैं मोरल रीजन क्या कहता है। पहला प्रूडेंशियल रीजन जान गया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। दूसरा मोरल रीजन क्या बोलता है? मोरल रीजन ये बोलता है कि जो पावर शेयरिंग है वो तो डेमोक्रेसी की आत्मा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पीपल ही गवर्नमेंट चुनती है, तो पीपल को भी तो कुछ पावर मिलेगा अगर पावर शेयर होगा। तो पीपल का पावर ये है कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले उसमें वो पार्टिसिपेशन करेंगे, वो बोलेंगे कि आप जो कर रहे हो ये गलत है या सही है, या आप क्या सोच के कर रहे हो। ये भी मोरल रीजन में आता है, ठीक है। दूसरी बात, पावर एक के हाथ में नहीं रहेगा, पावर बढ़ जाएगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में पावर बढ़ गया, लोकल गवर्नमेंट में पावर बढ़ गया, तो ये नहीं कि जो स्टेट गवर्नमेंट चाहता है वो हर एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, हर एक छोटे छोटे टाउन पे होता है ना अप्लाई करे कि तुम भी ये करो, तुम भी ये करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का भी अपना पावर है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से जज करेगा, तभी वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे पावर किसी एक के हाथ में नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप करे। तो ये है मोरल रीजन कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरत है, ठीक है। अब मूव करते हैं कि अच्छा डेमोक्रेसी क्या होता है, उसमें हम क्या क्या चीज़ ला सकते हैं या किससे कह सकते हैं कि अच्छा डेमोक्रेसी है। अच्छा डेमोक्रेसी के लिए हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो किसी एक पर्सन या एक ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को मिलेगा तभी वो सेफ महसूस करेंगे कि हमारे कम्युनिटी या हमारा ग्रुप सेफ है, क्योंकि हमें भी पावर मिला है अच्छा या कुछ गलत हो तो उस पर आवाज़ उठाने की, ठीक है। जो पीपल है वही सारे सोर्स है पॉलिटिकल पावर के। पीपल है तो पॉलिटिशियंस है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है कि डिजर्विंग ग्रुप को रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि अगर पावर नहीं मिला है किसी को तो कोई एक ग्रुप अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन आपको होता है ना, उनका सारा लॉज फॉलो करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर पावर शेयर हो गया, ये ग्रुप नहीं कर रहा है तो दूसरा ग्रुप को पावर मिला, हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अच्छे डेमोक्रेसी यही कहते हैं कि हम अपने अपने अनुसार, अपने अच्छे या कंट्री या डिस्ट्रिक्ट के अनुसार हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये ग्रुप अच्छा नहीं कर रहा तो हम दूसरे ग्रुप को जाएंगे, दूसरे तीसरे पर्सन के पास जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक कंट्री होता है ना अच्छे वे पे चलेगा। तो ये होता है अगर गुड डेमोक्रेसी बोला जाए तो इसमें ये तीन चीज़ें जरूरी है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब आगे जानेंगे कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कितने हैं। तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आपका पहला आता है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पावर शेयरिंग को कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो पावर शेयरिंग को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। 4-5 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग देना भूल गई हूँ, आप लोग याद कर लो या नोट कर लो कि मैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसमें पहला जो आता है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इसमें ये होती है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को गवर्नमेंट पावर बांटी रहती है, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें पहला जो पावर दिया गया है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हॉरिजेंटल है, मतलब ये एक ही लाइन में है। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, इनकी पावर भी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यू एक ही है। ठीक है, ना ये ना लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से बड़ा है, ना ही जुडिशियल से बड़ा है, मतलब सब एक लेवल पे है, लेकिन पावर इनका डिफरेंट है, डिफरेंट पावर बट इन सेम लेवल, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। देखो, लेजिस्लेटिव का क्या काम है? लेजिस्लेटिव हम कह सकते हैं पार्लियामेंट में जहाँ पे पॉलिटिशियंस रहते हैं, उनको हम लेजिस्लेटिव कह सकते हैं, जो कि रूल बनाते हैं, रूल चेंज करते हैं। ठीक है, वो जो रूल बनाते हैं उसे एग्जीक्यूटिव फॉलो करवाता है पूरे कंट्री में। उसमें तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ सकते हैं, आईएएस आईपीएस आ सकते हैं, और भी बहुत लोग आते हैं जो कि लेजिस्लेटिव के रूल बनाए हुए को फॉलो करवाता है। इसके आगे आता है जुडिशियल। जुडिशियल में जैसे सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स है वो आता है। ये लोग देखते हैं कि हमारा लेजिस्लेटिव जो पॉलिटिशियन है वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या जो रूल बना है वो एग्जीक्यूटिव आईएएस आईपीएस अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये तीनों का पावर देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट है, बट ये सेम लेवल पे है। ये तीनों एक दूसरे पे उंगली उठा सकते हैं अगर कोई भी गलत हुआ तो। ठीक है, अब जानते हैं अच्छे तरीके से। हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि इट अलाउज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। मतलब यहाँ पे ऑर्गन अलग अलग है, सारे पार्ट अलग अलग है, बट वो सेम लेवल पे है और उनको पावर डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट पावर ऑन सेम लेवल। समझ आ गया? डेमोक्रेसी में बात करें तो जितने भी मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट्स है, उनको कुछ पावर दिया गया है ताकि कि वो अपने लॉज बना सके, लॉज को चेंज कर सके, लेकिन वो लोगों के लिए जवाबदेही होंगे। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज के भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर वो कुछ करते तो उनसे एग्जीक्यूटिव भी पूछेगा कि ये रूल सही नहीं है, हम नहीं करने वाले, आप चेंज कीजिए। और जुडिशियल भी बोलेगा कि तुम अपना लॉ चेंज करो, ये सही नहीं है, अगर गलत करता है तब। ठीक है, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर सकता है। एग्जीक्यूटिव चेक करता है कि जो लॉ बनाया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, जो पॉलिटिशियन के द्वारा जो लॉ बनाया गया है, क्या वो सही है कि नहीं है। सही है तो देन फॉलो होगी, नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, जुडिशरी का काम ये है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कि वो दोनों चीज़ को देखता है, एग्जीक्यूटिव को भी देखता है, लेजिस्लेचर को भी देखता है कि ये सही से रूल बना रहा है कि नहीं, और एग्जीक्यूटिव सही से रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस, क्योंकि ये एक दूसरे को चेक करता है और बैलेंस बना के रखता है, इसीलिए हम इसे चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। ये नोट कर लें। अब जो हॉरिजेंटल जो पावर शेयरिंग, उससे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर होगा, बैलेंस ऑफ पावर होगा, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा। ठीक है, अब जो आता है हमारा सेकंड पॉइंट, वो है सेकंड फॉर्म। वो पहला फॉर्म था कि पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म होते हैं, अब दूसरा आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या? हॉरिजेंटल मतलब सेम लाइन, डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट पावर है, लेकिन सबको सेम रिस्पेक्ट दिया जाता है, सेम लेवल माना जाता है। लेकिन हॉरिजेंटल में सीढ़ी आ जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल को हम कहते हैं फेडरल डिवीजन, जो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसे हम फेडरल डिवीजन में कहते हैं, जान लें। वर्टिकल में सबसे ऊपर होता है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर लो, जो पूरे कंट्री को रन करता है गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री पे होता है ना, उसकी अच्छा बुरा देखता रहता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, कंट्री के अंदर जो छोटे छोटे स्टेट्स आते हैं वो गवर्नमेंट रहता है। फिर उसके नीचे आता है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, गांव होते हैं। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट को हम टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है जो है म्यूनिसिपालिटी, और सेकेंड है ग्राम पंचायत। म्यूनिसिपालिटी मतलब जो टाउन हो जाते हैं छोटे मोटे, और ग्राम पंचायत जो विलेज वाले एरियाज में पूरे चले जाते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है? सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को रन करता है, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट जिसके अंदर आते हैं म्यूनिसिपालिटी और ग्राम पंचायत। ये वर्टिकल पावर शेयरिंग समझ आ गई? ये देखो, ये हाइट से ही बता रहा है। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर जो है वो ज्यादा पावरफुल है, उससे नीचे कम, उससे नीचे कम पावर सबको मिली है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कम के बेसिस पे मिली है। सेंट्रल को ज्यादा, स्टेट को उससे कम, फिर देन लोकल को उससे कम। लेकिन जो हॉरिजेंटल था, पावर डिफरेंट था, लेकिन सबका पावर
एक दूसरे पे एप्लीकेबल था और एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर भी कर सकता था। हम रिस्पेक्ट सबको इक्वली देने वाले। यहाँ पे रिस्पेक्ट ऐसी बात नहीं कि रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, यहाँ पे पावर की लेवल की बात हो रही है, यहाँ पे सबका पावर एक ही जैसा था और यहाँ पे घट रही है। ठीक है, अब हम आते हैं पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। मतलब जो हम स्टेट जो कंट्री लेवल की बात की, स्टेट लेवल की बात की, लोकल लेवल की बात की है, तो यहाँ पावर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बांट दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीपल अपने सेपरेट गवर्नमेंट चूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लिए। जब इलेक्शन होता है तो एक स्टेट का इलेक्शन होता है, जैसे दिल्ली का, हरियाणा का, बिहार का, ये स्टेट का अपना अपना इलेक्शन होता है। दूसरा इलेक्शन होता है पूरे सेंट्रल लेवल का। ठीक है, तो हम सेपरेट लेवल के मतलब डिफरेंट लेवल के हिसाब से अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। ठीक है, जैसे कि जनरल लोकल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री मतलब पूरे कंट्री के लिए हम अलग गवर्नमेंट चुनते हैं, स्टेट्स के लिए अलग चुनते हैं, सब नेशनल और रीजनल के लिए जैसे कि ग्राम पंचायत का मुखिया वगैरह ये सब के लिए हम अलग चुनते हैं, लेकिन चुनता कौन है, पीपल ही चुनता है। ठीक है, इस टाइप की जो गवर्नमेंट बांटा गया है पूरे कंट्री में, उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है मैं बताने वाली हूँ। फेडरल गवर्नमेंट होता है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, under which power is divided between a central authority and its various constituent unit। फेडरलिज्म एक सिस्टम है सरकार का जिसमें पावर को एक सेंट्रल लेवल पर तो बांटा ही जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी पार्ट्स है उन पे भी बटा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट्स मतलब क्या, स्टेट आए, लोकल आए, म्यूनिसिपालिटी आए, ग्राम पंचायत आए, तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो पावर होता है सिर्फ एक हैंड में होता है, एक अथॉरिटी में होता है, सेंट्रल अथॉरिटी, जिसे हम सेंट्रल अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है ये पता चल गया, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब आता है थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयर, जिसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अभी हम बात कर रहे थे पहले कि डिफरेंट लेवल पे पावर बटा था, अब यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हटा के अब उसके भी नीचे वाली बात हो रही है, मतलब होता है ना गहराई तक की सोशल ग्रुप में भी पावर बटा हुआ है। जैसे देखो, जहाँ जिस कंट्री में एक मल्टी इथनिक सोसाइटी होती है, बहुत टाइप के रीजनल कल्चर डाइवर्सिटीज होती है, वहाँ पे पावर जो शेयर किया जाता है वो सोशल ग्रुप्स के अमंग भी, उनके अंदर भी किया जाता है। चाहे वो रिलीजियस हो, लैंग्विस्टिक हो, किसी भी टाइप की हो, अगर सोशल ग्रुप वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है तो उस कंट्री में पावर शेयरिंग में उन्हें भी हिस्सा दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में बता दूं कि जो भी हम बेल्जियम का पढ़े थे मॉडल, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और फोर्थ पॉइंट था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग को ये हक था कि वो अपने कम्युनिटी से एक गवर्नमेंट बनाए जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे या सरकार तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ एक पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट आती है एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम वहीं पे बहुत सारी कंट्रीज जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में या उनके लीगल अरेंजमेंट में थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता है सोशली वीकर सेक्शन को। ठीक है, जो भी बहुत ही गरीब तत्व के लोग हैं, जिन्हें पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिनकी एडुकेशन, पावर, रिचनेस, ये जितनी भी चीज़ें ना वो बाकी लोगों के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा कम है अभी तक, इसीलिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम पूरे कंट्री में अगर आप रेशियो ले लो गर्ल और बॉय की, जिसमें बॉय की रेशियो सबसे ज़्यादा है, इसलिए वुमेन को एक रिजर्वेशन दिया जाता है कहीं पे भी। ठीक है, एजुकेशन सेक्शन हो या पॉलिटिशियन सेक्शन हो, वहाँ पे भी रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये एक सोशल ग्रुप हुआ है, डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर बटा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई सोशल ग्रुप में पावर कैसे बटते हैं, इसके एग्जाम्पल मेंशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ, ये इस टॉपिक को ऊपर बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी जान लो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, जैसे डिफरेंस में देख लो कि जो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग है उसमें जो शेयर पावर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के गवर्नमेंट में होता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। ठीक है, लेकिन जो वर्टिकल में जो पावर शेयर होता है वो डिफरेंट लेवल पे ही होता है।
ठीक है, डिफरेंट लेवल पे होता है, ऊपर से नीचे पावर जाता है, ऊपर वाले को ज़्यादा नीचे वाले को कम, ठीक है। लेकिन हॉरिजेंटल में एक लाइन होती है, पावर सबकी सेम होती है, सेम इक्वल वैल्यू करती है उनकी पावर, ठीक है। वहीं पर हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो, जैसे मैंने ऊपर बताया कि यहाँ का जो पावर शेयर होता है वो इक्वल लेवल पे होता है, और यहाँ से पे पावर जो होता है वो हायर से लोअर जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि इसमें हॉरिजेंटल में चेक एंड बैलेंस वाले सिस्टम में लोग एक दूसरे पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, एक दूसरे को एट द टाइम रोक सकते हैं या काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है वो हायर टू लोअर है। अगर सेंट्रल कुछ डिसीजन लेती है देन स्टेट वाले को, अगर सेंट्रल को लगता है कि वो सही है, भले स्टेट को ये मंजूर ना हो कि उनके लिए शायद सही हो या ना हो, लेकिन उन्हें मानना पड़ेगा अगर सेंट्रल बोल रही है। लेकिन हॉरिजेंटल वाले पे जब होता है कि एट द टाइम अगर उसे गलत लगता है वो डायरेक्ट ना कह देगा, ठीक है। ये समझ आ गई। अब हम बात करते हैं, ये हमारा फोर्थ फॉर्म है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिशियन पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। पहले तो हम बात किए थे पूरे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, फिर हम बात किए आपका कि पावर शेयरिंग बेसिस ऑन सोशल ग्रुप को भी पावर दिया गया। अब उससे भी अंदर गहराई में बात आई कि पॉलिटिकल पार्टीज को या कोई ग्रुप है या कोई एक कम्युनिटी बना है उनको भी कुछ पावर मिली है, ठीक है। देखो, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं तो जैसे डेमोक्रेसी है, सिटीजन को ये राइट दिया गया है कि वो एक परफेक्ट अपना गवर्नमेंट, परफेक्ट एक लीडर चुने जो उन्हें रूल करे, ठीक है। और दिस चॉइस इज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू विन देम, ठीक है। सब अपना अपने, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज है, हर हर कंट्री में अपना एक कम्युनिटी होता है, अपना एक ग्रुप होता है, ठीक है। वो सब अपने अपने एक लीडर को खड़ा करते हैं। जब ये लीडर खड़ा होता है एक दूसरे से, जब वोटिंग में लड़ता है तो कोई एक जीतता है, राइट। तो जो जीतता है उसे हम कहते हैं रूलिंग पार्टी, ठीक है। और जो हारता है उसे हम कहते हैं अपोजिशन। तो यहाँ ये नहीं होता कि जो जीत गया उसी को पावर है कि वो जैसे चाहे वो लड़े, या होता है ना पार्टी रूल करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। सिर्फ इसे ही पावर नहीं दी गई है, पावर इन्हें भी दी गई है। जो हारा है उन्हें हम ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। इनका यही काम है कि सरकार जो कर रही है अगर वो गलत है तो आवाज उठाए, भले पीपल आवाज उठाए ना उठाए, बट इन्हें राइट है कि ये तो उठाएंगे ही अगर कुछ गलत हो। तो यहाँ पावर सिर्फ जीतने वालों को नहीं, हारने वालों को भी दिया जाता है, ठीक है। तो पार्टीज में कैसे पावर शेयर है ये समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं ग्रुप्स पे, ठीक है। हाँ, एक और चीज बता दूं कि जब मान लो इन केस ऑफ जब बहुत सारी कम्युनिटीज खड़ी की गई है, ठीक है, सबकी वोटिंग हुई, सबकी वोटिंग मान लो इक्वल आ गई, कोई इसमें जीता नहीं, तो यहाँ पे ये चीज होता है कि एक दो ग्रुप या तीन ग्रुप मिल के अपना वोटिंग जो होता है ना मिला के ज्यादा कर सकता है और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं अलायंस। और इस टाइप के अगर जो गवर्नमेंट बनता है तो उसे हम कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया में बहुत जगह होता है कि अगर कोई सरकार जीतती नहीं है तो वो दो तीन पार्टी मिल जाती है और अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। अपने वोट ज्यादा बढ़ा लेती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसे हम कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। अब आगे आगे मूव करते हैं, पावर शेयरिंग इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, ठीक है। In a contemporary democracy, power sharing takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand and is shared among different political parties representing the different social group. ठीक है, कह रहा है इस पॉइंट में ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी में जो पावर शेयर होता है वो बहुत सारे पार्टीज के बीच में कंपटीशन क्रिएट करता है। लेकिन जब कंपटीशन खत्म होता है तो पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहता है, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ जाता है, सोशल ग्रुप्स में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट आइडियाज आते हैं, गलत होने की चांस कम होती है क्योंकि अपोजिशन पार्टी है उसको क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। The type of sharing often leads to the formation of alliance between two or more parties which goes to form a coalition government। अगर वही बात है जो मैं पीछे समझाई हूँ ना वो मैं इजी लैंग्वेज में समझाई हूँ, ठीक है। ये जितने भी चीजें मैं समझाई हूँ इजी लैंग्वेज समझाई हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज में शेयरिंग पावर की कैसी है। और ये आपका डिट्टो एनसीईआरटी लाइन है जो एनसीईआरटी लिखा है, ठीक है। इसमें ये बताया कि कॉलिजन गवर्नमेंट किसे कहते हैं अगर, और पावर शेयर होनी चाहिए ताकि किसी एक के हाथ में पावर ना जाए, ये वही चीज है, ठीक है। आगे मूव करते हैं।
अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज में देखे थे कि पावर शेयर कैसे होता है, उसमें लिखा था एंड प्रेशर ग्रुप्स या कम्युनिटीज या मूवमेंट्स, ठीक है, उसमें पावर शेयरिंग कैसे होता है। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो जितने भी ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रीज है, फार्मर है, इंडिविजुअल वर्कर्स है, वो जो अपना अपना काम करते हैं उनको पता है उस काम में उन्हें लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज या कोई आईएएस आईपीएस या कोई गवर्नमेंट नहीं समझती है कि ट्रेडर्स को क्यों लॉस हो रहा है, उन्हें क्या चाहिए, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री वर्क को, फार्मर को अभी क्या चाहिए, वेदर की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। या जो स्टूडेंट यूनियन बनता है किसी मान लो किसी कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन बनता है, तो वो लोग बताता है कि सर कि हमें कॉलेज में ये चीज़ की कमी है, हमें इस चीज़ की वजह से हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे या प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, तो वो जाके अपने प्रिंसिपल से कंप्लेन करता है। वैसे ही पूरे कंट्री में जो जो काम करते हैं अपने सेक्शन में वो लोग भी यूनियन बनाते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस होता है, बिजनेसमैन का होता है, फार्मर का होता है, वो एक यूनियन बनाते हैं जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम को या तो खुद सॉल्व कर लेते हैं या इस चीज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो विल हैव शेयर इन गवर्नमेंटल पावर थ्रू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंटल कम्युनिटीज, या खुद से डिसीजन लेते हैं, या तो वो खुद का एक होता है ना ट्रेड यूनियन बना के गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करके सॉल्व कर लेते हैं, या इस चीज़ को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे सारे फॉर्म्स ऑफ मतलब पावर शेयरिंग में कितने फॉर्म्स होते हैं और उनका क्या क्या काम है, ठीक है। अब ये चैप्टर यहीं एंड होता है। इसके बाद आप जाके एनसीईआरटी पढ़ो, क्लियर करो, अगर ना हो तो आके मेरे से क्वेश्चन करो, मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू।